Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to NRE Step 1. So best of luck inshallah. जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो इट विल बी बिकम मोर इंटरेस्टिंग. बट इसमें ना दो तीन बातें मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि NRE Step 1 क्या है और कम टाइम में हमें इंशाल्लाह इस एग्ज़ाम को पास कैसे करना है. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग, आप लोगों ने तीन बातें याद रखनी है. लास्ट सेशन में अगर मैं आप लोग को ये बता दूं कि आज से 6 महीने पहले जैसे आप लोग बैठे हैं इसी तरह के लोग आए थे और उसी तरीके से आज वो बैठे हैं, बट वो NRE 2 की शक्ल में ही बैठे हैं. तो NRE 1 भी पास कर गए हैं और माशाल्लाह अब NRE 2 में आए हैं. इसकी वजह यह है कि उन लोगों ने मेहनत की है. अगर कुछ लोग यहाँ पे आते हैं और आने के बाद भी नहीं पढ़ते, वो फिर नुकसान है. आप लोग यहाँ पे आए इसलिए है कि हमने पढ़ना है और इंशाल्लाह एग्ज़ाम पास करना है. ठीक है. एग्ज़ाम पास करने के लिए हार्ड वर्क से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमने स्मार्ट वर्क कैसे करनी है. क्योंकि अगर आप किताब पढ़ते हैं बट यू डोंट नो कि इस किताब के अंदर मैंने क्या पढ़ा है, इस किताब के अंदर मेरे लिए क्या चीज़ है और इस किताब से मैंने कौन सी चीज़ लेनी है जो मेरे एग्ज़ाम में काम आए, तो आपका एग्ज़ाम कभी भी आगे क्लियर नहीं हो सकता. तो हमें ये पता होना चाहिए कि बुक तो मैंने पढ़ना है, बट बुक से क्या पढ़ना है जो मेरे 200 MCQs में काम आ सके. आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे होंगे. काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 110 से लेके 120 के बीच में से रह चुके होंगे, बट 1 मार्क्स लेस देन द रिक्वायर्ड इज़ आल्सो फेलियर. हम ये नहीं कह सकते कि यार आपने 119 लिए हैं तो नेक्स्ट टाइम भी आप इतने लेंगे. नहीं, एवरी एग्ज़ाम इज़ अ न्यू एग्ज़ाम और एवरी एग्ज़ाम रिक्वायर्ड अ न्यू स्ट्रेटजी, एवरी एग्ज़ाम रिक्वायर्ड अ न्यू प्लान. तो अगर आप उस प्लान के ऊपर जाएंगे, उस स्ट्रेटजी के ऊपर जाएंगे, आप इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे. ठीक है. तीन बातें स्टार्ट करने से पहले बता दूं और आज की लेक्चर याद करें कि यार सर ने ये बातें की थी और जो इस पे अमल करके जाएगा वो एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह आज से लेके ऑनवर्ड 3 या 4 महीने के बाद इंशाल्लाह 1 भी क्लियर करेगा, 2 भी क्लियर करेगा. उन बातों में से सबसे पहली बात यह है कि अपने कंफर्ट जोन से निकल आना है. कंफर्ट जोन इन सेंस ये है कि आज मेरा ये काम है तो चलो मैं पढ़ाई बाद में करता हूँ, आज मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ाई का, कल मतलब डबल पढ़ूंगा. ये एक्सक्यूज़ अपनी लाइफ से निकालें. आज आप बैठे हैं, कोई पता नहीं किस सिटी से आए हैं, पता नहीं कोई कहाँ से आए हैं. घर छोड़ना सबसे बड़ी बात है और अगर आप वो छोड़ गए हैं इट्स मीन कि आप कंफर्ट जोन से निकल आ चुके हैं. कंफर्ट जोन छोड़ना सबसे मुश्किल है और इस आज की तारीख के लिए आप लोगों ने कई चीज़ें आगे पीछे की हैं. यार हमसे क्लास मिस ना हो जाए. सो दैट इज़ द रीज़न कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट योर सक्सेस कि मैंने कामयाबी तक पहुंचना है तो मैंने क्या क्या करना है. तो पहला काम तो यह है कि अपने कंफर्ट जोन से निकल आना है. ठीक है. कंफर्ट जोन ये भी है कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं और बाद में जाके आप उसको पढ़ते ही नहीं हैं. नहीं, मैंने तो पढ़ाना है बट आप उस पे ऊपर काम करना है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बैठना आपने है, एग्ज़ाम में परफॉर्मर आप हैं. तो आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप ज़्यादा सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे अपने आप को. तो नंबर 1 ये है कि ब्रेक योर कंफर्ट जोन एंड टेक अ रिस्क. रिस्क में सक्सेस है. रिस्क ये है कि मैंने आज 2 घंटे की बजाय 3 घंटे पढ़ना है, आज मैंने 3 की बजाय 4 घंटे पढ़ना है. मैं प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर क्यों रह गया हूँ, मुझसे मेरे साथ वाला बंदा क्यों पास है, ये सवालात अपने आप से पूछते रहें. मैं अपने टीचर से, अपने उस्ताद के साथ, अपने गाइडर के साथ, अपने मेंटोर के साथ कौन सी ऐसी वीकनेस शेयर करूँ जिस पर वो काम करे और आकर मेरे एग्ज़ाम में हेल्प कर सके और मैं यहाँ से पास हो जाऊँ. आप लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम को अपना डू एंड डाई समझ लें कि मैंने RMP लेनी है और इस साल के एंड पे मैंने रजिस्टर्ड डॉक्टर बनना है. आज से 5 महीने पहले ये जगह भरी हुई थी, आज भी भरी है. और ये क्लास आप लोगों को पता है जब बैठे हो, ये आप लोग वो लोग हैं जो 2-2 महीने पहले इतना ट्रस्ट करके पे कर चुके थे कि हमने क्लास आना है. आज नेक्स्ट NRE 1 की भी लोग कहते हैं हमने अभी से पेमेंट करनी है. तो ये क्लास बाद में भी भरी है, बट द रीज़न इज़ कि आज आपको मौका मिला है, इससे फ़ायदा ले ताकि इंशाल्लाह आप सारे पास हो जाए और NRE 2 में आ जाएं. और NRE 2 में पास हो जाए तो इंशाल्लाह फील्ड में जाए, अपना काम करें. तो कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. कंफर्ट जोन के अंदर आप एक्सक्यूज़ की तरफ ना जाएं कि यार आज ये है तो ऐसा होगा, आज वो है. नहीं, स्टडी का मतलब स्टडी है और कंफर्ट जोन में स्टडी का मतलब ये भी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए
कि स्टडी विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल को साइड पर रखना है तब पढ़ना है, मोबाइल के साथ पढ़ना ये मतलब इनफेक्टिव है। आप पढ़ते हैं बीच में कॉल आती है, आप पढ़ते हैं बीच में मैसेज आता है, तो ये वाला मोबाइल जो है आप अपनी पढ़ाई के साथ इसको अपना दोस्त ना समझें। और हर चीज़ AI नहीं है। ट्राई टू फोकस ऑन दी मेडिसिन गाइडलाइन। AI भी गलत गाइडलाइन बताती है। तो कभी हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, कभी इन्वेस्टिगेशंस पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें वो गलत दे रहे होते हैं। तो भाई पहली बात यह है कि अपने कंफर्ट जोन से निकल आना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 ये है कि फियर, आपकी खौफ, फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ फेलियर, कि मुझे डर है शायद मैं फेल ना हो जाऊं। देखिए खौफ एक ऐसी चीज़ है कि उसकी एग्जिस्टेंस ना होने के बावजूद भी हमें वो फील करती है कि यार मैंने ऐसा होना है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। फियर इज़ नथिंग टू फियर बट फियर इटसेल्फ। हमें खौफ कुछ चीज़ है नहीं जिससे हम डर जाएं। हम अपने आप को अंदर से डराते हैं और अपने आप को ही हराते हैं कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा, यार मैं आज इतना आगे भी नहीं जा पाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, बिलीवर बन जाए और ट्राई टू से कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुझे एक बैठने का मौका मिला है। आप जैसे कई हज़ार लोग इस बैठने के लिए तरसते हैं, शायद अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा ना हो कि वो भी बैठ जाए। आपको मौका मिला है तो उससे फ़ायदा ले लें। तो ये चीज़ है। सेकंड ये है कि डोंट फियर, आपने खौफ नहीं करना कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अहम यह है कि क्विटिंग इन द मिडल, कि बीच में से अपनी मेहनत को छोड़ देना। 2 हफ्ते आता है बंदा, 3 हफ्ते फिर नज़र नहीं आता, 1 महीना आता है, दूसरे महीने नज़र ही नहीं आता। तो जो बंदा, मैं एक और ऑफ़र देता हूँ आप लोग को, अगर एक बंदा आज बैठा है और ये आप लोगों की ना एज अ दोस्त बन के ऑफ़र दे रहा हूँ, आज भी जाकर अपने आप से पूछे कि यार मैंने पढ़ना है और क्या नहीं है। अगर आपके माइंड में पढ़ना है और मैंने ये सोच के आना है कि मैंने अपनी फैमिली को प्रूफ कराना है कि इंशाल्लाह मैं कर जाऊंगा या मैं कर जाऊंगी, तो फिर बैठे रहें और कंसिस्टेंट की साथ पढ़ते रहें। और अगर नहीं पढ़ना है तो फिर अर्ली इन द सेशन निकल जाएं, क्योंकि बाद में अगर आप पैसे भी लगा रहे, आप टाइम भी दे रहे, लेकिन 3 महीने के बाद या 3 हफ्ते के बाद आप क्विट करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो नुकसान है। सो क्विटिंग इन द मिडल इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि आप फिर कुछ पढ़ चुके होंगे, कुछ नहीं पढ़ चुके होंगे, तो आप कभी भी अपनी टारगेट तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो अपने साथ अहद फिर ये करें कि मैंने स्टार्ट भी अच्छा करना है और इंशाल्लाह एंड भी अच्छा करना है, और मैंने एंड तक लेके जानी, आखिर तक करनी है। एक इंसान बीमार हो जाता है, फैमिली इश्यूज आती है, वो नहीं आ पाता, वो अलग चीज़ है कि उसको हम फिर उनका बैकअप ऑनलाइन एक्सेस दे देते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वटेवर। बट ये नहीं यार मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं जाऊँ, नहीं। जब आप स्टडी को स्टडी नहीं समझेंगे, वो कभी आपको रिस्पेक्ट बैक नहीं करेगी। तो ये 3 बातें हैं कि कंफर्ट जोन से निकल आना है, आप लोगों ने फेलियर से डरना नहीं है, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीच में छोड़ना नहीं है। ट्राई टू कीप योर कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी है, सक्सेस इंशाल्लाह खुद ब खुद आएगी। और NRE 1 में जितने लोगों ने जो बैठे हैं सुन रहे, जिनने एग्ज़ाम दिया है 116, 115, 118, अभी भी अगर आप लोग थोड़ा सा अपने आप पे सोचे, अभी भी आप पास हो सकते थे। कुछ गलतियां ना होने के बावजूद भी आप लोगों ने की हैं, कि वो गलती जो नहीं करनी चाहिए थी वो भी आप लोगों ने की है। वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ अवेयरनेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सिस्टम आपको सिर्फ सिखाएगी नहीं, हम आप लोगों को MCQ भी सिखाएंगे, हम बबल फिल कराने का तरीका भी सिखाएंगे। लेकिन मैं आप लोग को एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ। अभी NRE 2 में एक फ़ीमेल है, एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे वो यहाँ पे 2nd रो में बैठती थी, एंड शी इज़ वेरी लीन एंड थिन टाइप फीमेल, बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन पढ़ने वाली थी। तो NRE 1 के बाद मुझे कहते सर मुझे NRE 2 की सीट चाहिए। मैंने कहा भी तो एग्ज़ाम की रिज़ल्ट आने दें। कहते मैं फ़ेल हो ही नहीं सकती। मैंने कहा कैसे? कहते सर आपने जो सिखाया था 158 MCQs तो मैंने डायरेक्ट ठीक किए हैं। अभी जब रिज़ल्ट आए हैं, शी गॉट 166 मार्क्स। तो कहने का मतलब यह है, इंसान को अपने आप का पता होता है कि यार मैं क्या हूँ और मैंने क्या किया है। तो एग्ज़ाम ऐसा देना चाहिए कि एग्ज़ाम से निकलते ही आपको पता हो कि मैं पास हूँ।
और ये नहीं कि मैं 50-50 हूँ, पता नहीं है। आपको पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं तो वो आपको तब याद होगा जिसके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह सेशन जैसे जैसे चलता जाएगा, एवरी डे हम न्यू कंटेंट्स पढ़ते जाएंगे और ख़त्म भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों का काम इस पे काम करना है, मेहनत करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी फर्स्ट वीक तक तो आप लोग को ये जगह समझ आएगी, हमें आप लोग समझ आएंगे, मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन कितना पढ़ने वाला है, कौन कितना पढ़ना चाहता है, उसके हिसाब से मैं उसको ज़्यादा फेवर करूँगा। एक स्टूडेंट विलिंग है कि यार मैं ज़्यादा पढ़ूँ, उसको हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ये टीचर को समझ आ जाती है कि कौन क्या करने वाला है, क्या करना चाहता है, वो हमें 2 दिन में समझ आती हैं। लेकिन अभी जेके 1 बजे से लेकर हमारा रात 10 बजे तक NRE 2 की सेशन होती हैं। 742 लोग NRE 2 के हमारे स्टूडेंट हैं। तो आप लोग को ये बता रहा हूँ कि अभी 7-8 दिन के बाद जब आपकी एक रिदम बन जाएगी और थोड़े बहुत हम कंटेंट पढ़ेंगे, तो जो लोग इधर हॉस्टल में रहते हैं ना, हॉस्टल में वो लेक्चर लेने के बाद जब हॉस्टल जाते हैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, तो आफ्टरनून के बाद आप लोग आके यहाँ पे बैठ के दोबारा भी पढ़ सकते हैं। जैसे एकेडमी आप लोग आते हैं 4 बजे 5 बजे, एकेडमी स्टिल विल बी ओपन फॉर 8 PM। तो 3 घंटे 4 घंटे अगर आपसे हॉस्टल में नहीं पढ़ा जाता तो आप इधर आके अपनी ग्रुपिंग बनाए, डिस्कशन करें, मैं फिर भी साथ साथ हेल्प करता रहूँगा। तो मेन चीज़ ये होती है जब आप सोने के लिए जाए और आप सोने के लिए जाए तो आपको ये फीलिंग हो कि मैं कुछ करके जा रहा हूँ, मैं कुछ करके भाई मैंने एंड किया है, दिन का जो अख्ताम है वो मैंने कुछ करके किया है। तो ये आप लोग के लिए ऑफ़र है कि जो लोग सेकंड टाइम में आना चाहते हैं तो वो फिर हमें बताएंगे। अगर हमें लगे कि उनके अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी ग्रुपिंग बनाएंगे और कोई सिस्टम ख़त्म होगा तो उनको MCQ प्रैक्टिस भी सिखाएंगे। क्लियर है? तो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। आज मैंने जो पढ़ाया ना वो आज का ही है, उसको कल पे नहीं छोड़ना है, वो घर जाके आज ही पढ़ना है। इन कंटेंट के साथ कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें 3-4 बुक की मैं कम्बिनेशन पढ़ा रहा हूँ और 4 महीने में MBBS नहीं होता। MBBS में 6 साल लगते हैं। हमने 4 महीने में स्मार्ट वे के साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है ताकि आप एग्ज़ाम में जाए तो 200 में से 160-170 MCQ हर एक कर सकता हो। अगर हम बहुत लंबा करके पढ़े पर हमसे टाइम चला जाए, टाइम इज़ मनी, फिर बाद में कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो बंदा आज बैठ के सुन रहे हैं कि मैंने सर के पहले दिन से जो हम पढ़ेंगे वो मैंने नोट करके याद करना है, इंशाल्लाह वो ऑन द डे विनर होगा। एंड दीज कंटेंट आर मोर देन इनफ टू पास द एग्ज़ाम। मुझे आज से पता है कि आने वाले एग्ज़ाम में क्या आएगा, आई नो दैट, और आप लोग को बताऊंगा कि क्या होगा। लेकिन अगर मैं एंड पे बताऊंगा ना कि यार ये हैंडी पॉइंट्स ऐसे है कर ले, तो अगर आज नहीं पढ़ा होगा तो तब आप वो हैंडी पॉइंट रट्टा लगाएंगे और वहाँ पे रट्टा काम नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हैं? MCQs पढ़ने का स्किल सिखाऊंगा कि इतने लंबे MCQs को देख के 2-3 सेकंड के अंदर कैसे कैच करना है, वो आप लोगों को सिखाऊंगा मैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो प्रीवियस सेशन हमारा NRE 1 हुआ है या जिसने लिया है या कोई ले रहा है, ठीक है जी, तो उसके अंदर जो चीज़ें मिसाल के तौर पे हमसे कुछ पहले से ले चुके हैं, देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस इन इट। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे और बहुत सारे चीज़ के अंदर हमने इंशाल्लाह ऐड करनी है 80%, ताकि आप लोग को वो कंटेंट मिले जो आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इंशाल्लाह वो काम कर सके। बट जहाँ पे हम एडिशन करेंगे वो हम सबको प्रोवाइड भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। सिस्टम है दैट इज़ हेमाटोलॉजी, ठीक है जी। ब्लड से हम स्टार्ट करेंगे, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आप लोग हेडिंग दे दें, दैट इज़ कॉल्ड नाउ हेमाटोलॉजी। ओके, सो हेमाटोलॉजी का मतलब यह है कि इट इज़ द सिस्टम इन विच वी कैन स्टडी अबाउट द ब्लड एंड ब्लड सेल। यहाँ पे लिखें अ सिस्टम in which there is study of blood plasma and blood cells and
related पैथोलॉजीज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी वो सिस्टम है जिसमें हम ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के बारे में और उनके साथ जितने भी एसोसिएट पैथोलॉजीज है उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट्स है, ठीक है जी। उनके बारे में पहले पढ़ना है कि इसका नॉर्मल काम क्या है, इनके साथ लिंक्ड डिजीज कौन कौन सी है और उसको हमने ट्रीट कैसे करना है। इसी तरीके से हमने सिस्टम को आगे लेके चलना है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें जो पहले स्टार्ट होता है दैट इज हीमेटोपोइसिस। तो हेडिंग दे दें, दैट इज कॉल्ड हीमेटोपोइसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीमेटोपोइसिस। ओके, हीमेटोपोइसिस का मतलब क्या है? हीमेटो मीन ब्लड है और पोइसिस का मतलब होता है जनरेशन, कि इट इज दी कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, द कंटिन्यूअस प्रोसेस by which बॉडी के सामने ब्रैकेट में लेके बोन मेरो, generate the new cells by replacing the old one. ठीक है जी। This physiological process is called now हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस के अंदर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, खुलिए होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, उनका जब अपना टाइम गुजर जाता है तो मर जाते हैं। तो बॉडी क्या कोशिश करती है कि उनको रिप्लेस करती जाए, कि जब 2 मरते हैं तो 3 पैदा होते हैं, 4 मरते हैं तो 6 पैदा होते हैं, ताकि जो इन आउट है वो मेंटेन रहें। तो बॉडी का वो मैकेनिज्म जिस पर वो ओल्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए क्या बना रहे होते हैं, न्यू सेल्स, और वो प्राइमरीली कहाँ पे बनते हैं, बोन मेरो, दैट इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। अब जो हेमेटोपोइसिस है ना, इसमें एमसीक्यूज लेके कि इसके अंदर एक एमसीक्यूज आता है, वो एमसीक्यूज कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले कि हेमेटोपोइसिस के अंदर एमसीक्यूज आने के चांसेस अगर होते हैं तो वो इस तरह होते हैं। देखिए हेमेटोपोइसिस, तो यहाँ पे लेके फॉर एग्जांपल अर्ली साइट एंड लेट साइट, यहाँ पे लेके अर्ली साइट और यहाँ पे लेके लेट साइट। थोड़ा सा इसको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर हम इस पे बात करते हैं कि बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स बनते हैं वो इनिशियली कहाँ से बनते हैं, अर्ली का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ। कौन सा, एम्ब्रियोनिक लाइफ। व्हेन द बेबी इज इनसाइड द मदर यूट्रस, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ। अब जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है ये भी 3 ट्राइमेस्टर पे मुश्तमिल होता है। तो व्हेन द मदर इज गेट प्रेग्नेंट एंड द प्रेगनेंसी इज गोइंग टू स्टार्ट, तो प्रेगनेंसी के अंदर जो पहले 2 मंथ्स होते हैं, कितने, 2 मंथ्स, तो अप टू 8 वीक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अप टू 8 वीक्स। तो मतलब बच्चे को ब्लड सेल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बच्चे को आरबीसी नहीं मिलेगी तो वो ऑक्सीजन को कैसे कैरी करेगा, उसकी न्यूट्रिशन कैसे वो प्रोवाइड करेगा। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाएं कि अगर एक बच्चा है एंड द बेबी इज इनसाइड द मदर यूट्रस और प्रेगनेंसी के अंदर अभी तक कितने हफ्ते का टाइम है, 8 वीक है, वो बताएंगे प्राइमरी साइट फॉर द ब्लड सेल प्रोडक्शन अराउंड 4 वीक ऑफ गेस्टेशन। क्या है, 4 वीक है, 6 वीक है, लेकिन दैट टाइम शुड बी लेस देन 8 वीक है, मतलब अप टू 2 मंथ्स की बात हो रही है। तो जो ब्लड सेल बनाने का मेन स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो के अंदर, उसको हम कहते हैं योग सैक। क्या कहते हैं, योग सैक कहते हैं। तो इसका जो आंसर बन गया दैट इज कॉल्ड योग सैक। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर द अर्ली साइट टू प्रोड्यूस ब्लड सेल दैट इज कॉल्ड योग सैक, वो योग सैक है। अब आप लोग कहेंगे कि योग सैक क्या है, व्हाट इज योग सैक, तो नीचे 2 लाइन जरूर ऐड करें। अ स्मॉल membranous structure in early pregnancy which provide
न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन production of blood cells, that is called yolk sac. That is very very important one. yolk sac एक स्मॉल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो प्रेगनेंसी के अंदर अर्ली बनती है, और इस छोटे से मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर का काम यह है कि प्रेगनेंसी के पहले दिनों में बच्चे को क्या प्रोवाइड करे, न्यूट्रिशन, और उस बच्चे के अंदर किसको प्रोड्यूस करे, ब्लड सेल्स को। लेकिन अब लोग का एक सवाल बनता है कि यार न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना प्लेसेंटा का काम है। So this yolk sac act as a placenta when placenta is not yet mature. जो placenta है अगर वो अभी तक mature नहीं है तो placenta का जो काम करने वाला स्ट्रक्चर उसका नाम क्या है, yolk sac है। ये बस आप लोगों ने याद रखना है कि यार एक बच्चा है, अब उसने मिसाल के तौर पे नरिशमेंट लेनी है, उसको न्यूट्रिशन देनी है, उसको गैसियस एक्सचेंज के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड उससे वापस आना चाहिए, तो ये सारा काम प्लेसेंटा करता है, फीटो मेटरनल स्ट्रक्चर करता है। बट इनिशियल अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर जब प्लेसेंटा इनफ मैच्योर नहीं होती तो प्लेसेंटा जैसा काम करने वाला स्ट्रक्चर क्या है, yolk sac है। तो ये न्यूट्रिशन देती है बच्चे को, और इसके साथ साथ बच्चे के अंदर ये किस में हेल्प करती है, ब्लड सेल प्रोडक्शन में। लेकिन इसका ये काम प्रेगनेंसी के अंदर कितने हफ्ते तक है, 8 वीक तक होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट yolk sac हम ये भी कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी, विजिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड। हम जब एक फीमेल के अंदर 6 हफ्ते के बाद, 5 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करके मालूम करते हैं कि गेस्टेशनल सैक बनी है कि नहीं, तो जो गायनोकोलॉजिस्ट को पहली स्ट्रक्चर नजर आती है यूट्रस में, उसका नाम क्या है, yolk sac होता है। जैसे एक फीमेल है एंड शी डिड अ सेक्सुअल इंटरकोर्स और नेक्स्ट मंथ उसकी पीरियड मिस हो जाती है, तो हम फिर 10 से 8 दिन या 12 दिन वेट करते हैं एंड देन वी चेक बीटा HCG इन द यूरिन। क्या चेक करेंगे, बीटा HCG। तो बीटा HCG एज अ प्रेगनेंसी टेस्ट, वो तो इनिशियल करते हैं। बट अगर अल्ट्रासाउंड पे ये देखना है कि भाई सेक बनी है कि नहीं, ये देखना है कि गेस्टेशनल सेक बनी है कि नहीं, प्रेगनेंसी सक्सेसफुल है कि नहीं, तो द फर्स्ट विजिबल फाइंडिंग ऑन अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी दैट इज कॉल्ड yolk sac, वो yolk sac होता है। तो गायनोकोलॉजिस्ट कहती है कि हाँ ये खातून जो है ये हामला है और इसकी बच्चेदानी के अंदर एक छोटी सी तेली है, ये एक तेली है, सेक है, समझ रहे कि नहीं। इस तेली से फ़ायदा ये है कि बच्चे को क्या मिलती है, न्यूट्रिशन मिलती है, और ये बच्चे को ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी देती है। डन हो गया कि नहीं। इसके बाद लेट साइड के बारे में क्वेश्चन क्या आता है, गौर से सुने। लेट साइड से मुराद है दैट इज कॉल्ड फ्रॉम 7 मंथ ऑनवर्ड, 7 मंथ ऑनवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेगनेंसी 7 महीने के हो गई है और आगे 8वां महीना है, 9वां महीना है और फिर बच्चा ही पैदा हो जाए, तो 7 महीने से ऑनवर्ड लेके बर्थ के बाद टिल द डेथ ऑफ दैट बेबी। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है और प्रेगनेंसी में उसके 7 महीने पूरे हो गए, तो ब्लड सेल प्रोडक्शन का जो काम है वो बोन मेरो लेती है। कौन लेती है, बोन मेरो। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि लेट साइड प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, ये किसका है, दैट इज कॉल्ड बोन मेरो। इसका नाम क्या है, बोन मेरो है, ठीक है जी। सो बोन मेरो इज द साइड। तो यहाँ से हमने 2 MCQ सीखे हैं। अर्ली साइड पर ब्लड सेल प्रोडक्शन क्या है, yolk sac है, और जो लेट साइड है उसका नाम क्या है, बोन मेरो है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसके बाद 2 चीज़ें मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा भी लिखता हूँ, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आप लोग यहाँ पे लिखे नोट्स, नोट लिखे नोट, ठीक है जी। ओके, इस नोट के अंदर आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने इसको कैसे याद रखना है, ठीक है जी। सो नोट में इस तरह आप लोगों ने 4 वर्ड लिखने हैं, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड YLSB, इसको हम कहते हैं YLSB। देखिए, Y स्टैंड फॉर दैट इज कॉल्ड यंग, L फॉर लेवर, यंग लेवर सिंथेसाइज, दैट इज कॉल्ड सिंथेसाइज, और B फॉर ब्लड है। हम कहते हैं कि बच्चों में ब्लड सेल बनने की जो एक रीज़न है वो लीवर भी होता है। क्या होता है, लीवर होता है। तो वी से द यंग लीवर सिंथेसाइज ब्लड एज वेल इन द बेबी। अब बच्चों के अंदर हमें ये पता चला कि yolk sac भी करा सकता है, ये भी पता चला कि बोन मेरो भी करा सकती है, लेकिन यहाँ से ये भी पता चलता है कि एक और आर्गन है वो भी ब्लड सेल बना सकता है, जिसका नाम क्या है, लीवर है। अब गौर से सुने, जब प्रेगनेंसी होती है, देखिए गौर से सुने,
प्रेगनेंसी टाइम अगर हम लेते हैं अप टू 8 वीक, मिसाल के तौर पे 8 वीक से मुराद होता है अप टू 2 मंथ्स, कितना, अप टू 2 मंथ्स। हम इसको अलग देखते हैं और से सुने। फिर यहाँ पे लेके फॉर एग्जांपल अप टू 2 मंथ से लेके दैट इज कॉल्ड 6 मंथ, मतलब 2 महीने से प्रेगनेंसी ज़्यादा हो जाए और कहाँ तक हो, 6 मंथ तक हो। और यहाँ पे लेके दैट इज कॉल्ड 7 मंथ ऑनवर्ड है। तो 7 मंथ के बाद 8वां महीना है, 9 मंथ है, और इवन आफ्टर द बर्थ भी। तो इसको हम सिंपल ये कहेंगे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि 7 मंथ ऑनवर्ड की बात हो रही है, राइट। अब गौर से सुने शाबाश। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि अगर एक बच्चा है उसको ब्लड सेल मिलने हैं, ब्लड सेल से मुराद आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड ऑफ प्लेटलेट्स हैं। सो द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द ब्लड सेल प्रोडक्शन इन द बेबी विद इन प्रेगनेंसी अप टू हाउ मेनी मंथ, 2 मंथ्स। तो यंग के अंदर पहला वर्ड क्या है, वाई, दैट विल बी योग सेक है, वो योग सेक है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, दैट इज कॉल्ड योग सेक। तो अप टू 2 मंथ्स बच्चे के अंदर इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर जो ब्लड सेल प्रोडक्शन का मेन सोर्स है दैट इज कॉल्ड योग सेक। और योग सेक एक ऐसी तेलीनुमा स्ट्रक्चर है जो प्रेगनेंसी के अंदर इनिशियल बनती है, जो बच्चे को न्यूट्रिशन देगी और बच्चे को ब्लड सेल प्रोडक्शन देगी। ये योग सेक बनती कब है प्रेगनेंसी में, ये 5वें हफ्ते में बनती है। सो इट ओरिजिन इन दी 5th वीक, जब प्रेगनेंसी के 5 वीक्स हो जाते हैं, 1 महीना, तो योग सेक बनना शुरू हो जाता है। और जब प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते पूरे हो जाए, कितने, 12, तो 12 वीक्स का मतलब होता है 1 ट्राइमेस्टर, कितना, 1 ट्राइमेस्टर। तो 1 ट्राइमेस्टर जब खत्म होता है तो योग सेक भी अनविजिबल हो जाता है। तो योग सेक अपेयर कब होता है, 5th वीक में, और ये डिसअपेयर कब होता है, 12 to 13 वीक्स के अंदर होता है, ये भी याद रखना है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर, इट इज अपीयर इन प्रेगनेंसी एट 5th वीक बट इट इज डिसअपेयर अराउंड 12 to 13 वीक्स में होता है। एक और पॉइंट देखें, अगर हम देखें यहाँ पे एल, देखें लीवर का मतलब लीवर है, और सिंथेसाइज का पहला वर्ड क्या है, एस। तो एस पर स्प्लीन है, क्या है, स्प्लीन है। तब देखें 2 बातें हैं, लीवर इज द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड दैट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन राइट अपर पार्ट। लेकिन जो स्प्लीन है ये सेकेंडरी इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन है और ये लेफ्ट अपर पार्ट में होता है। तो लीवर राइट अपर में है, स्प्लीन कहाँ पे है, लेफ्ट अपर में है। ये दोनों मिलकर ब्लड सेल बनाने की कोशिश करते हैं जब प्रेगनेंसी के अंदर टाइम 2nd वीक से लेके कहाँ तक हो, 6 मंथ तक हो, ठीक है जी। तो 2nd मंथ से लेके 6 मंथ तक जो प्रेगनेंसी का टाइम है उसमें ब्लड सेल बनाने के लिए हमें लीवर फंक्शन और स्प्लीन फंक्शन चाहिए होता है। नाउ जब प्रेगनेंसी के ऊपर कितने मंथ्स गुजर जाए, 7, तो फिर ब्लड के अंदर पहला वर्ड बी है, तो बी का मतलब फिर काम किसका बनेगा, बोन मेरो, देन इट इज कॉल्ड द बोन मेरो। अब राइट हो गया क्या, नहीं। सो दैट इज कॉल्ड यंग लीवर सिंथेसाइज द ब्लड। इसको याद करके आप बता सकते हैं कि बच्चे में ब्लड सेल की फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है और फिर टिल टू द एंड ऑफ द लाइफ जो है एडल्ट से लेके ऑनवर्ड ओल्डर एज तक जाके वो कौन करती है, दैट इज कॉल्ड बोन मेरो है। वो क्या है, बोन मेरो है। अब हेडिंग दे दे व्हाट इज बोन मेरो। हम डिस्कस करेंगे कि बोन मेरो क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमने डिस्कस करनी है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड बोन मेरो। इसमें लिखे अ साइट within long bones which is usually primarily help in blood cell synthesis, that is called bone marrow. बोन मेरो लॉन्ग बोन्स का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें प्राइमरीली बोन सेल या ब्लड सेल्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है जी, ब्लड सेल की सिंथेसिस होती है। हम यहाँ पे लेके रीजंस, इसकी वजह क्या है, रीजन, इसको स्टार करे, जो स्टार है वो एमसीक्यूज के लिए अहम है। तो अब रीजन पढ़ते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। इसमें लिखें बिकॉज बोन मेरो contain a special cell known as multipotent
हिमेटोपोयोटिक स्टेम सेल, इसका नाम क्या है? मल्टीपोटेंट हिमेटोपोयोटिक स्टेम सेल होता है। अब ये सेल जहाँ पे मौजूद है उसमें एबिलिटी नेचर ने ये रखी है कि ये ब्लड सेल बना सकेगा, और ये सेल अल्लाह ने रखा कहाँ पे है? बोन मेरो में। तो इसलिए बोन मेरो में टेंडेंसी है कि वो ब्लड सेल बना सकता है बिकॉज ऑफ हिमेटोपोयोटिक स्टेम सेल की वजह से। इसको हम सिंपल कहते हैं HSC, हिमेटोपोयोटिक स्टेम सेल, ये इसकी वजह से होता है। ठीक है जी, हिमेटोपोयोटिक स्टेम सेल। अब देखें इसमें दो चीज़ें हैं। अब लेके टाइप्स लिखे कि बोन मेरो के भी टाइप्स होते हैं, और से सुने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड द टाइप्स। नाउ वी विल डिस्कस कि जो बोन मेरो है इसके दो टाइप्स होते हैं। तो लेके बोन मेरो एज मेनली हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। कि बोन मेरो के हमारे पास मेनली दो टाइप्स होते हैं। अब और से सुने, नंबर वन लेके रेड मेरो, इसको हम कहते हैं रेड मेरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, रेड मेरो। ओके, सिर्फ इसके साथ दो बातें लिखनी है। इट इज अ टाइप ऑफ मेरो विच प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। तो ऐसा बोन मेरो जो क्या बना सके? ब्लड सेल, दैट इज कॉल्ड रेड मेरो, इसको रेड मेरो कहते हैं। तो फंक्शनली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव मेरो है। तो यहाँ पे लिखे इट प्रोड्यूस एक्टिवली ब्लड सेल्स, एक्टिव ब्लड सेल्स बनाती हैं। ठीक है जी। इट हैज मेनी ब्लड वेसल्स, दैट्स इट। इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पे वेसल्स होते हैं वहाँ पे ब्लड की सप्लाई भी ज़्यादा होगी। ब्लड की सप्लाई ज़्यादा है तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन रीच क्या होगी? ज़्यादा। और जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा तो वो एरिया हमें क्या नज़र आएगी? रेड नज़र आएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ रेड मेरो। सो रेड बिकॉज ऑफ मोर सर्कुलेशन, रेड बिकॉज ऑफ मोर सर्कुलेशन। और जितना आप न्यूट्रिशन दे रहे, आप सर्कुलेशन दे रहे, उतना बोन मेरो के अंदर ये टेंडेंसी अल्लाह ने रखी होती है कि वो कंटिन्यूसली क्या बना सके? ब्लड सेल्स बना सके। ठीक है जी, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद लेके येलो मेरो, एक क्या होता है? येलो मेरो। एक रेड मेरो है और एक को हम कहते हैं येलो मेरो, दैट इज कॉल्ड येलो मेरो। इट स्टोर द फैट्स, ये क्या स्टोर करती हैं? फैट्स। which act as एनर्जी सोर्स। देखिए येलो मेरो, जो येलो मेरो है उसके अंदर फैट्स होती हैं, और फैट्स की वजह से हमें ये क्या नज़र आती हैं? येलो नज़र आती हैं। ये हमें ब्लड की वजह से रेड नज़र आती है, और ये हमें फैट्स की वजह से येलो नज़र आती है। एंड दैट फैट्स एक्ट एज एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी। हम एज एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, प्रोटीन यूज़ करते हैं, और फैट्स यूज़ करते हैं। सो दिस फैट एक्ट एज एनर्जी, इट इज़ अ फ्यूल फॉर द बॉडी। ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये एक्टिवली ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेती है। ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी है। सो इट डज नॉट प्रोड्यूस एक्टिवली द ब्लड सेल दैट एक्ट एज अ जस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी बिकॉज इट कंटेन फैट्स। इसके अंदर क्या होती हैं? फैट्स होती है। आखिर में यहाँ पे लेके नॉट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, नॉट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स नहीं बना सकती। राइट। तो ये आप लोगों ने दो चीज़ें सीखी है कि जो बोन मेरो है ये भी दो तरह की हैं, एक रेड मेरो है और एक येलो मेरो है। एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर क्विकली किसी ने एक लाइन में लिखना है, नोट में लिखना है, एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक लाइन बता रहा हूँ, नोट लिखे और जल्दी लिखे। ये मैं आप लोगों को जल्दी बता रहा हूँ कि all bone marrow are red marrow by birth. That is very important one. All bone marrow are red marrow by birth. जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस दौरान जितनी भी बोन मेरो है वो सारे क्या हैं? रेड मेरो होती हैं। ठीक है जी। लेकिन इसमें लेके कि लेटर इन द लाइफ सम ऑफ देम रिप्लेस बाय येलो मेरो, मतलब फिर पैदाइश के बाद जब बंदा एडल्टहुड की तरफ जाता है तो कुछ रेड मेरो किससे रिप्लेस हो जाती है? येलो मेरो के साथ। लेकिन
जब बच्चा पैदा हुआ होता है तो उस दौरान जितनी भी बोन मैरो है, जितने भी बोन्स होते हैं, उनमें जो मैरो है वो सारी क्या है, रेड मैरो होती है। अब इसकी वजह भी देखें, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है। अब बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी बॉडी मतलब ग्रो कर रही होती है, उसके आर्गन मेच्योर है कि इमेच्योर है, इमेच्योर है, उसने मेच्योर होने होते हैं। तो बच्चे को ग़िज़ा ज़्यादा चाहिए, बच्चे को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो उनको HB लेवल क्या चाहिए, ज़्यादा। इसलिए इनिशियली बाई बर्थ जो है, जैसे बच्चे की डिमांड ज़्यादा है सप्लाई के लिहाज से, तो उसकी जितनी भी मैरो है वो अल्लाह ने क्या पैदा की है, रेड मैरो पैदा की है, ताकि उसका जो डिमांड है उसको हम पूरी कर सके, उसको ब्लड सेल हम दे सकें। लेकिन बाद में जब वो एडल्टहुड में जाता है तो मेजॉरिटी जो रेड मैरो है वो किससे रिप्लेस हो जाती है, येलो मैरो से रिप्लेस हो जाती है, राइट। सो दैट इज व्हाट यू पीपल शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ बोन मैरो। बट बोन मैरो एडल्ट के अंदर, जिसको हम क्या नाम देंगे, रेड मैरो, दैट विल बी द साइट फॉर द एक्टिव ब्लड सेल प्रोडक्शन। ठीक है जी। अब लेकिन मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन क्या है, क्या अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन क्या है, ताकि आप लोग इसको सीख सके। और ब्लड सेल प्रोडक्शन को हम हीमेटोपोइसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमेटोपोइसिस कहते हैं। यहाँ पे लिखे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सेल्स सिंथेसिस या प्रोडक्शन, सेम चीज, ठीक है जी, सिंथेसिस, वो सुने। अब जितने भी स्टूडेंट हैं ना, और आप लोग बैठे हैं या सुनने वाले हैं, ये जो टॉपिक अब पढ़ाने जा रहा हूँ इस पे हेमाटोलॉजी 60 to 70% डिपेंड करती है। आप लोगों ने ITP और TTP ये नाम सुना है कि नहीं? आप लोगों ने वॉन वोलिब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी नाम सुना होगा, आप लोगों ने हीमोफीलिया A-B-C के नाम सुने होंगे, आप लोगों ने ल्यूकीमिया के अंदर ALL, AML, CML, CLL के नाम सुने होंगे। वो सारी की सारी चीज़ें इस किट से वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट बैठा है उसको कुछ भी नहीं आता ना, वो सिर्फ 10 से 15 मिनट फोकस करे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर पूरी हेमाटोलॉजी पड़ी है। आप लोग को इसी से मैं फिर ड्रग भी बताऊंगा कि हेपरीन क्या है, वारफरीन क्या है, क्लोपिडोग्रिल क्या है, वो सारी चीज़ इधर से ही स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट है फोकस करें कि इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने सीखना है। देखिए, जो ब्लड सेल की प्रोडक्शन है वो सबको पता है कि वो स्टार्ट कहाँ से होती है, बोन मैरो। कहाँ से, बोन मैरो। लेकिन आज के बाद ये पता हो कि दैट इज कॉल्ड रेड बोन मैरो। कौन सी, रेड बोन मैरो, ठीक है जी, ओके। अब इसमें कमाल ये है कि रेड बोन मैरो के अंदर एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल, हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है जी, वो से सुने, हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल। नाउ hematopoietic stem cell is a type of cell which is capable to produce all type of other blood cell। ऐसा सेल जो अपने आप से और कई किस्म के सेल बना सकता हो, इसको स्टेम सेल कहा जाता है। तो स्टेम सेल आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, और स्टेम सेल अगर बॉडी में मौजूद है तो अपने आप से कई और किस्म के सेल बनाने की एबिलिटी रखता है। लेकिन फिर ऐसा सेल जो अपने आप से ब्लड सेल बना सकता हो तो उसको हम स्पेसिफिक क्या कहेंगे, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं। अब देखें, जो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल हैं बोन मैरो के अंदर जो पड़ी हैं, इससे दो चीज़ें बनती हैं प्राइमरीली। और सुने, कितनी चीज़ें, दो चीज़ें। एक को हम कहते हैं माइलॉइड सीरीज, क्या कहते हैं, माइलॉइड सीरीज, ठीक है जी। प्लीज़ इसको और से सुने और आज के दिन इसको अच्छे तरीके से करना है। 4-5 MCQs NRE1 के यहाँ से आते हैं जो कंसेप्चुअली वो पूछते हैं, और एक को हम कहते हैं लिम्फॉइड सीरीज कहते हैं। सो वन इज माइलॉइड सीरीज, अनदर इज कॉल्ड लिम्फॉइड सीरीज, ठीक है जी। ये आप लोगों ने यहाँ से गेट करना है। अब देखें, जो माइलॉइड सीरीज है आप लोगों ने इसको भी सीखना है, और जो लिम्फॉइड सीरीज है उसको भी हम सीखेंगे, ठीक है जी। माइलॉइड सीरीज जो है ये सेल का वो कॉम्बिनेशन है, ये जो माइलॉइड सीरीज है इससे हमें आगे जो मिलती है ना, कई किस्म के सेल्स बनते हैं। नंबर 1 एरिथ्रोब्लास्ट, क्या बनता है, एरिथ्रोब्लास्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एरिथ्रोब्लास्ट। फिर इससे, इसी माइलॉइड सीरीज से हमें जो सेल मिलती है ना एक और किस्म की, इसका नाम है मेगा कैरियोब्लास्ट, दैट इज कॉल्ड मेगा कैरियोब्लास्ट, दैट इज अनदर टाइप ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट, ये सेल हमें मिला है। फिर इससे हमें एक और सेल मिलता है, इसको हम कहते हैं माइलोब्लास्ट, क्या मिलता है, माइलोब्लास्ट, ठीक है जी। गौर से सुने, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, माइलोब्लास्ट, ठीक है जी। ये तीन मेन है।
अगर आप लोग कहते चौथा, हम लिखते नहीं हैं, बट अगर लिखना चाहे तो मोनोसाइट्स। क्या है? मोनोसाइट्स है। बट दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एरिथ्रोब्लास्ट, इसके बाद क्या है? मेगाकैरियोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट। These are the three primarily progenitor cells that come from माइलॉइड सीरीज। और जो माइलॉइड सीरीज है, इट इज अ पार्ट ऑफ हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। या कहाँ कैसा है? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है। ओके, अब गौर से सुने, ये जो एरिथ्रोब्लास्ट है, इससे आगे जो है फ्यूचर में हमें मिलता है कई स्टेप्स के बाद एरिथ्रोसाइट्स। क्या मिलता है? एरिथ्रोसाइट्स। नाम सुने सबने? दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल। बट जिस चीज के अंदर साइट का वर्ड आए वो मैच्योर सेल होता है। क्या है? मैच्योर सेल। और जिसमें ब्लास्ट का वर्ड आ जाए वो इमेच्योर है। क्या है? इमेच्योर है। ऊपर देखे, एरिथ्रो का मतलब क्या है? रेड है, और ब्लास्ट का मतलब इमेच्योर। सो दैट इज द इमेच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी। समझ रहे कि नहीं? ये रेड ब्लड सेल का कौन सा फॉर्म है? इमेच्योर है, बट दिस इज द मैच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी। तो एरिथ्रोब्लास्ट एंड एरिथ्रोसाइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एरिथ्रोब्लास्ट एंड एरिथ्रोसाइट। मैं थोड़ा सा ना डीपर जाऊंगा यहाँ पे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सीख सकें। और एनआरई 1 का ये फेवरेट एमसीक्यूज है, उस पर काफ़ी स्टूडेंट जाके गलती करते हैं। वो बताते हैं कि एक बंदा है, उसको कोई एसएलई डिजीज है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोस है, या उसको कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हिस्ट्री है, कोई ऐसी डिजीज उन लोगों ने दी होगी जिसके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज की हिस्ट्री होगी। कौन सी? ऑटो इम्यून। और उसके बाद मरीज को अनीमिया होता है। क्या होता है? अनीमिया। तो अनीमिया के अंदर एचबी लेवल क्या होती है? कम होती है। एंड व्हेन द एचबी लेवल इज डिक्रीज, तो हम फिर ये देखते हैं कि ब्लड के अंदर एक खास किस्म के खुलिये होते हैं जिसको कहते हैं रेटिकुलोसाइट। क्या कहते हैं? रेटिकुलोसाइट। नाम सुना है कि नहीं? इन रेटिकुलोसाइट्स को कुछ लैब के अंदर हम कहते हैं रेटेक्स काउंट। कौन सा? रेटेक्स काउंट। अब इस पे ना अपना मुंह चलाए, रेटिकुलोसाइट कौन सा? रेटिकुलोसाइट है। और से सुने, अब जिस अनीमिया के अंदर रेटिकुलोसाइट का काउंट बढ़ चुका होता है, हर अनीमिया में रेटिकुलोसाइट इंक्रीज नहीं होती है। बट ऐसा अनीमिया, ये आज से इसी लम्हे ये याद रखे कि जब हम ऐसी अनीमिया में जाए जहाँ पे क्या बढ़ेगा? रेटिकुलोसाइट, उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया। कौन सा? ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया। कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम आरबीसी की लाइसिस करता है, जिससे रेटिकुलोसाइट बढ़ने के चांसेस होते हैं। वो हम प्रूफ करेंगे कि वो कैसे बढ़ता है, मैकेनिज्म क्या है, इसका वजह क्या है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। बट रेटिकुलोसाइट का काउंट बढ़ जाना ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया बताती है। थोड़ा सा इसमें ये मैंने क्यों बात रेस की है, ये मैंने क्यों बताया है, इसको थोड़ा सा गौर की तरफ देखें। अब देखें यहाँ पे, इसको तो मैं आप लोग के जज से लिख सकता हूँ कि मैच्योर आरबीसी है। क्या है जी? मैच्योर आरबीसी है, दैट इज एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट है। मैं बोर्ड में यहाँ पे लिखूंगा, बट आप लोग अपने रजिस्टर में इसके नीचे लिखें। समझ रहे कि नहीं? ये मेगाकैरियोब्लास्ट के नीचे कॉन्सेप्ट नहीं है, आप एरिथ्रोसाइट के नीचे नोट लिखे, नोट लिखे, नोट। मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ। देखें, नोट में आप लोगों ने एक काम करना है, और से सुने। मैंने एक सेल जो है यहाँ पे ड्रा कर दिया, दैट इज अ सेल। ठीक है, सेल है, बट इस सेल के अंदर मैंने सेंटर में एक न्यूक्लियस भी ड्रा किया है। क्या ड्रा किया है? न्यूक्लियस भी ड्रा किया है। फोकस करके सुने। फिर इसके बाद एक और पॉइंट, दिस इज अनदर सेल। ये एक और सेल है, फॉर एग्जांपल ये, लेकिन इसके अंदर अब न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ हमें हीमोग्लोबिन अपेयर होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी फुल ब्लोन हीमोग्लोबिन इसके अंदर मौजूद नहीं है। फिर ये सेल ऐसे बन गया बाई कनकेव। कौन सा? बाई कनकेव। और इसके अंदर फुल ब्लोन क्या गया? हीमोग्लोबिन आ गया है। अब समझ गए कि नहीं? यार, हेमाटोलॉजी सीखने का तरीका भी यही है, इसको ना अपनी ज़िंदगी में ऐसा सीखे कि आप किताब के बगैर भी देखें तो आपको पता हो कि यार इसका मतलब क्या है। अब देखें, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि ये सारे के सारे रेड सेल्स हैं। क्या हैं? रेड सेल्स हैं। तो रेड सेल का मतलब आरबीसी की तरफ है कि डब्ल्यूबीसी? आरबीसी। तो ये आरबीसी के कई शक्लें हैं। समझ रहे कि नहीं? आरबीसी की वो शक्ल जिसमें हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियस, वो हमेशा इमेच्योर होगा। ये ना अपने ज़हन में बिठा लें। आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी है, जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, वो ए न्यूक्लिएट होता है। उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। लेकिन जिस आरबीसी के अंदर क्या चीज़ मिल जाए? न्यूक्लियस, दैट विल बी इमेच्योर आरबीसी। क्या है? इमेच्योर। तो इसमें साइट आएगा कि ब्लास्ट? ब्लास्ट। रेड है कि वाइट?
रेड है, तो ल्यूको है कि एरिथ्रो, तो एरिथ्रोब्लास्ट बन जाता है। तो एरिथ्रोब्लास्ट इज अ टाइप ऑफ इमेच्योर आरबीसी दैट कंटेन न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस बट नो हीमोग्लोबिन, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसीलिए अगर आरबीसी इमेच्योर से मैच्योर ना हो जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी आएगी कि नहीं, फिर भी अनीमिया होता है। क्या होता है? अनीमिया। आरबीसी को इमेच्योर से क्या करना है? मैच्योर करना है। इस मैच्योरेशन के अंदर विटामिन B9 का रोल होता है, फोलिक एसिड। कौन सा? फोलिक एसिड। अगर फोलिक एसिड बॉडी में ना हो, अनीमिया होगा कि नहीं? यस। इसलिए कि इमेच्योर आरबीसी क्या नहीं होगी? मैच्योर नहीं होगी। और इमेच्योर की पहचान ये है कि उसमें हीमोग्लोबिन बट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। राइट, ओके, दैट इज कॉल्ड, सारे बोले इसको हम क्या नाम देंगे? एरिथ्रोब्लास्ट। नाउ डिफिकल्ट और इजी? इजी है, ठीक है जी, एरिथ्रोब्लास्ट है। और से सुने, अब ये एरिथ्रोब्लास्ट आगे निकलता है और थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज यूं है, सब सुने, सब सारे फोकस करें। चेंज ये है कि न्यूक्लियस उड़ गया है, न्यूक्लियस इज डिसअपेयर। क्या है? डिसअपेयर, बट पार्शियल हीमोग्लोबिन अपेयर होगा है। इतना ज्यादा नहीं है कि वो ऑक्सीजन को फुली कैरी कर सके, और ये मैच्योर हीमोग्लोबिन है। समझ रहे कि नहीं? तो अब ये स्टेप फुल मैच्योरेशन है कि अ स्टेप बिफोर मैच्योरेशन है? बट अ स्टेप अहेड ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट है। एरिथ्रोब्लास्ट से निकल गया है, इंटरमीडिएट है कि नहीं है? फुली एरिथ्रोब्लास्ट भी नहीं है, बट फुली एरिथ्रोसाइट भी नहीं है, इन बिटवीन है। तो हम इसको कहते हैं अ टाइप ऑफ इमेच्योर स्टिल, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा इमेच्योर जिसमें न्यूक्लियस ना हो। ओके, ऐसा इमेच्योर जो क्या रखता है? न्यूक्लियस। सारे बोले नाम हो। और ऐसा इमेच्योर है जिसमें न्यूक्लियस हो नहीं है, उसको रेटिकुलोसाइट कहते हैं। दैट इज रेटिकुलोसाइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ऐसे इमेच्योर को हम क्या कहते हैं? रेटिकुलोसाइट। अब और से सुने, मेडिसिन ऐसी चीज है कि आप लोगों ने इसको ऐसे याद करना है, दैट इज रेटिकुलोसाइट। इससे हमें ये पता चला ना, सारे फोकस होके सुने, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलोसाइट। ओके, अब हमने कहा था इमेच्योर ब्लास्ट है, मैच्योर साइट है, बट ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, ये मेडिसिन है। मेडिसिन में एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर हम कहते हैं कि ब्लास्ट फुली प्योरली इमेच्योर होते हैं। साइट में कुछ न कुछ मैच्योरेशन आती है, या तो फुली मैच्योर है या फुली मैच्योर अभी नहीं है, बट फुली इमेच्योर भी नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे कि नहीं? ओके जी। अब जब ये रेटिकुलोसाइट और आगे बढ़े और इसका शेप क्या बन जाए भाई, और इसमें फुल क्या चीज आ जाए? हीमो, जिसको फिर एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। कुछ समझ गए? ओके, इस कंसेप्ट को ना थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाते हैं। एरिथ्रोब्लास्ट इनिशियल है, इमेच्योर है, जिसमें न्यूक्लियस है बट हीमोग्लोबिन नहीं है। एरिथ्रोब्लास्ट से हमने क्या बनाया? रेटिकुलोसाइट बनाया, और रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट बन गया है। और ये सारी प्रोसेस जो चल रही है, ये आ रही है कहाँ से? और वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से आ रही है। अब लेट्स सपोज ये चीज नहीं बन पा रही, एरिथ्रो, तो कमी किसकी आएगी? दैट इज अनीमिया। वो क्या है? अनीमिया है। अब वो हम अलग पढ़ेंगे कि माइक्रोसिटिक क्या है, नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक क्या है। अगर ये चीज बढ़ेगी, बनेगी, बस हद से ज्यादा बनेगी, तो आरबीसी का लेवल ज्यादा, एचबी ज्यादा, पॉलीसाइथीमिया है। क्या है? पॉलीसाइथीमिया है। देखिए डिजीज खुद बहुत निकल आती है। कम बने तो अनीमिया है, ज्यादा बने पॉलीसाइथीमिया है। दोनों में मसला है कि नहीं है? हम दोनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अब इधर फोकस करें। ये चीज समझ आ गई, ये समझ आ गई, ये समझ आ गई। ब्लड के अंदर आरबीसी है। एक मिनट सुनने वाली बात है, बहुत मजा आएगा। ब्लड में आरबीसी है और बोन मैरो उसको बना रही है नॉर्मल, जो 120 दिन के बाद मरती है, फिर न्यू आती है, हिमेटोपोइस हो रहा होता है। ओल्ड को हम न्यू से रिप्लेस कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे बॉडी में एक ऐसा प्रॉब्लम आया है कि अपना इम्यून सिस्टम अपने ही आरबीसी को टारगेट कर रहे हैं। तो आटो क्या है? इम्यून है, और आरबीसी की लाइसिस को हीमोलाइसिस कहते हैं। तो हीमोलाइसिस का मतलब आरबीसी की तोड़ करोगे तो एचबी कम होगा कि नहीं? तो हीमोलाइटिक अनीमिया है। क्या है? हीमोलाइटिक अनीमिया है। तो अपना इम्यून सिस्टम है, तो आटो है, अपना इम्यून है, और हीमोलाइटिक अनीमिया करा रही है। तो आरबीसी तोड़ रहे कि नहीं?
तो बॉडी में ब्लड में आरबीसी क्या हो रही है, कम, तो सिग्नल जाएगा बोन मैरो को कि भाई कोई बंदा आया है और आरबीसी को तोड़ रहा है, तो तुम आरबीसी लेवल क्या करो, इंक्रीज। तो वो फिर ये नहीं देखेगी कि नॉर्मल इंक्रीज करो कि अब नॉर्मल, बट वो इंक्रीज करने के चक्कर में जाएगी, तो उतना ही ब्लड में क्या मिलेगी, ताकि ज्यादा क्या बना पाए क्योंकि वो कोई बंदा जाके उसको लाइस कर रहा है। तो रेटिकुलोसाइट का काउंट ज्यादा होना प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब है कि कम बढ़ाने का, इसलिए डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है। समझ रहे कि नहीं? और वो डिस्ट्रक्शन 99% केस में इम्यून सिस्टम करती है। तो जिस अनीमिया के अंदर एचबी क्या हो लेकिन रेटिकुलोसाइट, तो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया होगा। अब समझ गए कि नहीं? एंड रेटिकुलोसाइट का बढ़ जाना हमें यह बताता है इट इज अ गुड साइन कि बोन मैरो इज वर्किंग, बोन मैरो काम कर रही है, तब ये आ रही है। अगर बोन मैरो सप्रेशन होती तो फिर रेटिकुलोसाइट भी ना बढ़ती, फिर ज्यादा प्रॉब्लम होता। कुछ समझ गए कि नहीं? एक और चीज समझा रहा हूं यहाँ पे, इधर फोकस करें। अब हम लोग कहोगे कि सर ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया में अगर हम इसको देख रहे, सारे बोले तो ये बढ़ेगी, तो हम तो इसको भी देख सकते हैं, ये भी तो बढ़नी चाहिए। सवाल आता है कि नहीं? क्योंकि एरिथ्रोब्लास्ट बनेगी तो फिर आएगा ना, लेकिन हम क्लिनिकली क्या देखते हैं, इसीलिए कि एरिथ्रोब्लास्ट प्योरली कहां पे होता है, और इससे थोड़ा सा चेंज होके क्या बनेगा, जो बोन मैरो से किधर आएगा, ब्लड में, तो हमें ब्लड में क्या मिलेगी। इसलिए जो चीज ब्लड से मालूम होती है उसमें बायोप्सी की जरूरत हो, इसलिए हम रेटिकुलोसाइट देखते हैं। अब समझ रहे कि नहीं? उसमें हम फिर एरिथ्रोब्लास्ट नहीं देखते, क्योंकि उसके लिए हमें बोन मैरो बायोप्सी करनी पड़ती है, और बायोप्सी इज नॉट अ इजी टास्क। इसलिए हम रेटिकुलोसाइट का बढ़ जाना इनडायरेक्टली ये बता रहे कि बोन मैरो क्या बढ़ रही है, एरिथ्रोब्लास्ट भी बढ़ रही है। डन हो गया? ओके। मेच्योर आरबीसी के इमेच्योर, वेरी गुड, प्योरली प्रेजेंट इन बोन मैरो, that is very important. Having nucleus but no hemoglobin. When it get a bit mature, it is some of them in the, but some of them leak in the blood. So partially in the bone marrow, partially in the blood. Or when it become more mature, erythrocyte 100% present in the blood. ये blood के अंदर होता है। डन हो गया कि नहीं? तो देखें 100% कहाँ पे? 100% बोन मैरो एंड ब्लड दोनों के अंदर होता है। डन हो गया कि नहीं? जो दरमियान वाला है वो बोन मैरो और ब्लड दोनों में अंदर होता है। तो हमें तो वो टेस्ट करना है जो हमें खून से पता चले, तो हम रेटिकुलोसाइट देखते हैं। रेटिकुलोसाइट किसी बंदे का नॉर्मल कितना होता है, 2.5% उसको कहते हैं। अगर किसी का रेटिकुलोसाइट काउंट 2.5% से ज़्यादा होता है, इसका मतलब यह है कि बॉडी में डिस्ट्रक्शन हो रही है, इसलिए प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है। तो इंक्रीज रेटिक्स काउंट का मतलब होता है मोर देन 2.5%। कितना है? मोर देन 2.5%। ये कंसेप्ट समझ गए सारे? ओके जी, ओके। थोड़ा सा ये जितना कंसेप्ट मैंने समझाया है, ये जितने भी बैचेस हुए हैं अभी तक, किसी को भी नहीं आता। दैट इज अ वेरी प्योरली एंड न्यू कंसेप्ट, ताकि हम आगे जाके अनीमियाज में जाए तो आप लोग को पता चले कि यार इसको हमने पढ़ना कैसे है। आज हम मेहनत करेंगे, आगे ये खुद बहुत चलती जाएगी। आप खुद कहेंगे कि सर हाँ ये ऐसा है, क्यों? आपने बेस बनाए हैं, बेस बनेगी, चार आसान है। बेस नहीं होगा, हम जितनी डिजीज पढ़ेंगे हम रट्टा लगाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम बेस पे काम करेंगे, डिजीज खुद बहुत निकल आएगी। राइट? ओके जी। अब इधर देखें, आप लोग मुझे ये बताएं कि मेगा का मतलब होता है बिग और स्मॉल। बिग, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस है, साइट का, ब्लास्ट का मतलब इमेच्योर सेल। ऐसा सेल जिसमें लार्ज न्यूक्लियस हो, इसका नाम मेगा कैरियो ब्लास्ट है। बट अगर यही सेल मेच्योर हो जाए, बट उसमें न्यूक्लियस उसी तरीके से बिग हो, तो मेगा कैरियो साइट बन जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, सिर्फ ब्लास्ट से क्या बनेगा, साइट बनेगा। ओके, अब गौर से सुने। अब यहाँ पे मैं आप लोग को ना एक मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, इधर देखे, दिस इज अ सेल, और इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो इसके डायमीटर से भी ऑलमोस्ट ज्यादा है। तो अ सेल कंटेनिंग बिग न्यूक्लियस इज कॉल्ड मेगा कैरियो ब्लास्ट इफ इट इज इमेच्योर, बट इफ इट गेट मैच्योर इट इज मेगा कैरियोसाइट। और जब ये मैच्योर होगा, इसकी मेम्ब्रेन से आउटग्रोथ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बर्डिंग। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बर्डिंग, या इसको कहते हैं मेम्ब्रेन ब्लिप्स। ब्लिप्स का मतलब होता है आउटग्रोथ। और यही आउटग्रोथ, गौर से सुने, इधर फोकस करें, लिखना नहीं है, यही आउटग्रोथ जो कहां से निकले हैं, मेगा कैरियोसाइट से। ये आउटग्रोथ, ये इसके जो बाहर की तरफ ऐसे शाखें निकली है, ये खून के अंदर, ब्लड के अंदर जाके ये इनसे डिटेच हो जाते हैं,
और हमें फिर ब्लड के अंदर ऐसे मिलते हैं डार्ट्स की शक्ल में। अब देखिए जो मैंने डार्ट्स बनाई है, दीज आर द सेल आर द पार्ट्स ऑफ सेल, parts of the cell, these are the fragmentation of the cell, these are the small fragments of the cell, these are the outgrowth of the cell। लेकिन ये वो पार्ट्स है, वो आउटग्रोथ है जो हमें कहां से मिली है, मेगा कैरियोसाइट। इन आउटग्रोथ को ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो देखें हम कहते हैं रेड ब्लड क्या होता है, सेल, RBC रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, लेकिन प्लेटलेट सेल नहीं होता है, हम कहते हैं प्लेटलेट से, क्योंकि ये सेल नहीं है, ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब समझ रहे कि नहीं, प्लेटलेट्स आर नॉट द सेल, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सेल, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल। इसलिए टिपिकली जो प्लेटलेट्स है उनको हम रियल सेल नहीं समझते, अगर जिसमें सेल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसकी वजह से उनको सेल कहा जाता है, बट ये क्लियरली 100% सेल नहीं होता है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, सारे बोले प्लेटलेट्स नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन काम यह है, इट हेल्प टू स्टॉप द ब्लड, ये ब्लड को स्टॉप करने में काम करती है, ये हीमोस्टेसिस में काम करती है, इसलिए इस वजह से इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, इट हेल्प इन थ्रोम्बोसिस, ये किस में काम करेगी, थ्रोम्बोसिस। कहीं पे कट लग जाता है, ब्लड निकल आना शुरू हो जाता है, उस ब्लड को रोकने में मेन प्राइमरी जो एक्शन रोल प्ले करते हैं वो क्या है, प्लेटलेट्स है, क्योंकि ये वॉन वाली ब्रेन फैक्टर के साथ कंबाइंड होकर वहाँ पे प्लग बनाती है जो ब्लीड को रोकने में काफ़ी हेल्प मिलती है। सो दैट इज कॉल्ड हेल्प इन कोआगुलेशन, किसमें, कोआगुलेशन, या हेल्प इन हीमोस्टेसिस। बट प्लेटलेट जो है, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है जी, ओके। अब इसके बाद है माइलोब्लास्ट। देखें ये जो माइलोब्लास्ट है इससे बनेगी माइलोसाइट्स। क्या बनेगी, माइलोसाइट्स। अब ये जो माइलोसाइट्स है ना, माइलोसाइट्स, इसके अंदर आप लोग देखें, इसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल है। क्या है, न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इज अ टाइप ऑफ WBC विच फाइट अगेंस्ट मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बॉडी में जब भी इन्फेक्शन होती है एंड दैट इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, तो उस इन्फेक्शन के खिलाफ जो फाइटर सेल्स होते हैं उसका नाम क्या है, न्यूट्रोफिल है। ठीक है जी, न्यूट्रोफिल है। फिर इसके बाद है यूसिनोफिल, दैट इज यूसिनोफिल। ठीक है जी, यूसिनोफिल। यूसिनोफिल जो है इट फाइट अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। एक तो जब पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है उसके खिलाफ फाइट करती है, और ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर इंक्रीज होते हैं। सो ऐसा WBC जो एलर्जी में बढ़ सकते हैं उसका नाम क्या है, यूसिनोफिल है। ठीक है जी। फिर इसके बाद बेजोफिल है। क्या है, बेजोफिल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बेजोफिल। इसके बारे में हम एक कैंसर की डिस्कशन करेंगे, ऐसा कैंसर जिसमें बेजोफिल का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, 10 गुना से भी ज़्यादा, उसका नाम CML है। क्या है, CML है, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया है। तो CML इज अ कैंसर वेयर बेजोफिलिया कैन अकर एंड बेजोफिल इंक्रीज मोर देन 10 टाइम। मतलब यह है कि 10 गुना बेजोफिल जो है अपनी नॉर्मल लेवल से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसी से ही आगे मोनोसाइट्स बन सकती है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड मोनोसाइट्स एज वेल। तो ये जितने भी मैंने आप लोग को अब लिखे हैं, दे आर अ टाइप ऑफ, फॉर एग्जांपल WBC, ये क्या है, WBC है। ये सारे जितने भी हमने लिखे हैं ये सारे के सारे WBC हैं। अब जो मोनोसाइट्स है ये भी WBC है, लेकिन अगर ये किसी आर्गन के अंदर टिश्यू स्पेस में जाते हैं इनको मैक्रोफेजेस कहा जाता है। क्या जाता है, मैक्रोफेजेस। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि मैक्रोफेज विच इज अ फेगोसाइट, क्या है, फेगोसाइट। हमने तो ये सुना है कि बॉडी में जब इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है या कोई फॉरेन मटेरियल है, उसको एनगल्फ करने के लिए क्या होता है, मैक्रोफेज। वो मैक्रोफेज रियलिटी में बना किस चीज़ से है, मोनोसाइट से बने हैं। तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं कि मोनोसाइट डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस, कि ये डिफरेंशिएट करती है, ये चेंज होती है मैक्रोफेजेस में, एंड दोस मैक्रोफेजेस एनगल्फ द फॉरेन मटेरियल एंड दैट हेल्प टू रिमूव ऑल अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। इसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। ओके, अब ये जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, अब ये जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है उससे कौन सा सीरीज बनता है, लिम्फोइड सीरीज। तो लेकिन लिम्फोब्लास्ट, इससे लिम्फोब्लास्ट बनती है। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, इमेच्योर है। ठीक है जी, इमेच्योर। अब जो लिम्फोब्लास्ट है ना, ये दो में डिवाइड होता है। लिम्फोब्लास्ट जो इमेच्योर सेल है, इससे फर्दर हमारे पास दो तरह के सेल बनते हैं। एक को हम कहते हैं बी लिम्फोब्लास्ट, कौन सा, बी लिम्फोब्लास्ट, और एक को कहते हैं टी लिम्फोब्लास्ट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड टी लिम्फोब्लास्ट। ओके, जो बी लिम्फोब्लास्ट है, मैं इसको अगर सिंपल वर्ड में कहूँ, ये आगे पर कन्वर्ट होता है बी लिम्फोसाइट्स में। किसमें, बी लिम्फोसाइट्स। अब ये मेच्योरेशन की तरफ जा रहे,
और बी लिम्फोसाइट को सिंपल हम बी सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बी सेल्स। सेल का मतलब होता है मिच्योर, कि भाई बी सेल जो होते हैं बॉडी के अंदर दे आर मिच्योर सेल। क्या है? मिच्योर सेल है। एक चीज याद रखना है, और टी सेल्स होते हैं दैट इज टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोब्लास्ट। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं टी क्या है? लिम्फोब्लास्ट। तो इसमें कन्वर्ट किस में होना है? टी लिम्फोसाइट्स में। तो टी लिम्फोसाइट्स में होता है। अब एक चीज आप लोगों ने सिर्फ समझनी है कि जो बी सेल्स है, बी और टी सेल, ये दोनों बनते हैं कहाँ से? लिम्फोब्लास्ट से। और लिम्फोब्लास्ट इवेंचुअली कहाँ से आते हैं? स्टेम सेल से। और स्टेम सेल पड़ा कहाँ पे है? बोन मेरो में। कहाँ पे? बोन मेरो में। तो वी कैन से कि बी सेल एंड टी सेल ये दोनों बनते हैं बोन मेरो में। कहाँ पे? बोन मेरो में। बट ये जो बी सेल है ये मेच्योर भी बोन मेरो में होता है, बट टी सेल मेच्योर थाइमस में होता है। कहाँ पे? थाइमस। सो थाइमस इज अ स्मॉल ग्लैंड इन द नेक एरिया दैट इज द साइट फॉर टी लिम्फोसाइट मेच्योरेशन। तो ये भी कभी कभार ना एग्जाम के अंदर सिंपल सवाल आता है कि बी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? बोन मेरो। और ये मेच्योर भी कहाँ पे होता है? बोन मेरो में। लेकिन जो टी सेल है या टी लिम्फोसाइट है ये बनता बोन मेरो है और मेच्योर कहाँ पे होता है? थाइमस के अंदर होता है। सो टी फॉर थाइमस, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी सेल, बी फॉर बोन मेरो, बी फॉर बी सेल्स होता है। ठीक है जी, इस तरह याद रखना है। ओके, अब इधर देखें, ये जो बी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट, इसको एमसीक्यू करें। यहाँ पे एमसीक्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, के डिफ्रेंशिएट से मुराद होता है कि मेच्योर, कि जब ये मजीद मेच्योर होता है बी लिम्फोसाइट तो उसकी मेच्योरिस्ट फॉर्म जब फुली मेच्योर होता है, ये खुद मेच्योर है, लेकिन जब ये मजीद मेच्योर होता है तो उसकी मेच्योर फॉर्म को हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल। एंड दैट इज द फेवरेट फॉर एनआरई स्टेप 1। जो नम्स की कीज होते हैं, नम्स के जो एमसीक्यूज आते हैं, ये इसके अंदर बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल, कि प्लाज्मा सेल किस सेल से बनते हैं? तो आंसर इज बी लिम्फोसाइट है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और ये मैं आप लोग को आगे सिखाऊंगा, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इस प्लाज्मा सेल के साथ नीचे एक लाइन लेके, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। एंड यू पीपल मस्ट नो कि एंटीबॉडीज आर द फाइटर प्रोटीन्स इन द बॉडी। दीज आर ग्लोबुलिन प्रोटीन्स इन द बॉडी विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के खिलाफ जो काम करने वाली प्रोटीन है वो एंटीबॉडी है। आईजीजी, आईजीएम, ये नाम सुने कि नहीं? आईजीए, ये सारे के सारे जो एंटीबॉडीज है, मोस्ट ऑफ देम ये कहाँ से आते हैं? प्लाज्मा सेल से। और जो प्लाज्मा सेल है, कभी कभार एग्जाम के अंदर जाता है कि इस प्लाज्मा सेल के अंदर कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर। कैंसर ऑफ दिस सेल, वी आर टॉकिंग अबाउट विच सेल? एनीवन? शाबाश, प्लाज्मा सेल। कि कभी कभार बॉडी में अगर कैंसर हो जाए, स्पेशली किस सेल की? प्लाज्मा सेल को, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। क्या कहते हैं? मल्टीपल माइलोमा। तो देखिए एक क्वेश्चन याद रखें कि मल्टीपल माइलोमा multiple myeloma is a cancer of या malignancy of the blood and the origin of this cancer is always a plasma cell है। तो प्लाज्मा सेल से जब कैंसर निकल जाए तो एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन है वो अप्रोप्रिएट होगी कि इनअप्रोप्रिएट? इनअप्रोप्रिएट। अभी तो कैंसर हो गया है, तो कैंसर में एंटीबॉडी रेगुलेट बनेगी कि अनरेगुलेटेड? अनरेगुलेटेड। इफेक्टिव कि इनफेक्टिव? सो देयर इज द इनइफेक्टिव, अनरेगुलेटेड, ओवर प्रोडक्टिव, एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन विल बी देयर। वो एंटीबॉडी जिस्म में बनेगी तो बहुत ज्यादा, लेकिन वो इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट हो। दैट इज वाई इन मल्टीपल माइलोमा द पेशेंट इम्यूनिटी विल बी स्ट्रांग और वीक है, और उसकी वजह से पेशेंट को रिकरेंट क्या होंगे? इन्फेक्शन, एंड दैट इज द कॉज ऑफ डेथ इन दिस पेशेंट। तो ये भी अगर कभी कभार पूछे कि मल्टीपल माइलोमा के अंदर मरीज अगर इसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो उसका कॉमन काज क्या है? आंसर इज दैट इज कॉल्ड रिकरेंट इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग को मैं आगे समझाऊंगा कि क्या करना है, इसको कैसे याद करना है, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो टी लिम्फोसाइट है, ये जब बनता है, इनके अंदर फिर किस में होती है? हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड रेगुलेटरी टी सेल, ये इसके टाइप्स होते हैं। बट हेल्पर टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये आप लोगों ने याद रखना है। हेल्पर टी सेल को हम CD4 कहते हैं। क्या कहते हैं? CD4 सेल। और साइटोटॉक्सिक टी सेल को हम CD8 सेल कहते हैं। बट ये हम आगे इम्यूनो में दोबारा पढ़ेंगे और इसको दोबारा हमने डिस्कस करना है। लेकिन एक दफ़ा जस्ट लेट मी क्विकली रिकैप व्हाट वी डिस्कस अप टू नाउ, कि अगर आप लोग देखें ना मिसाल के तौर पे, और देखें मुझे ये बताएं, ये जो सारा लाइन आया है
इसने जाके क्या बनाना है, आरबीसी, ठीक है जी। इस लाइन ने जाके क्या बनाना है, प्लेटलेट। ओके, ये जो लाइन है ना, इसने मिसाल के तौर पे न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेजोफिल ये बनना कि नहीं, और आयन पे क्या बनना है, मोनोसाइट। ये सारे मिलकर जब किसके साथ मिल जाए, बी सेल एंड टी सेल, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट विद माइलोब्लास्ट सीरीज, जितना भी है इस सब को एज अ ग्रुप हम WBC कहते हैं, दैट इज कॉल्ड WBC। इसको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तो आज के बाद कोई कहे कि यार आपके बॉडी में वाइट ब्लड सेल के एग्जाम्पल बताओ, तो इसमें न्यूट्रोफिल है कि नहीं है, यूसिनोफिल है, बेजोफिल है, मोनोसाइट है, बी सेल है एंड टी सेल्स होते हैं। दे ऑल आर WBC। ये क्या है, ऑल आर WBC। तो वाइट ब्लड सेल इन सब को इकट्ठा कहते हैं, और वाइट का मतलब ल्यूकोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट, और एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है, आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल, ठीक है जी। तो देखिए आप लोगों ने एक रोड मैप बन गया कि यार सेल्स क्या होते हैं, सेल्स ने काम क्या करना है। लेकिन इस सारे पेज के ऊपर ना आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा ना एक रिव्यू देता हूँ, वो सुने। अगर लेट्स सपोज ये एरिथ्रोसाइट जो है ये नहीं बन रहे, आरबीसी का लेवल बॉडी में क्या हो जाए, कम है, तो HB क्या होगा, कम होगा। कंडीशन का नाम अनीमिया है। क्या है, अनीमिया है। फिर इसके बाद अगर एक पेशेंट है मिसाल के तौर पे उसमें HB बन रहा है बट ज्यादा बन रहा है, तो फिर पॉलीसाइथीमिया है। क्या है, पॉलीसाइथीमिया है। वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे एक MCQs है, वो अभी मैं थोड़ी देर तक डिस्कस कर रहा हूँ, बट ये दोनों समझ गए कि नहीं। ये हम अनीमिया को समझते भी हमें 3 दिन लगेंगे, क्योंकि 12 किस्म की अनीमिया है, 13 किस्म की अनीमिया है। G6PD डिफिशिएंसी अनीमिया है, फिर मतलब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, थैलेसीमिया इज अ टाइप ऑफ अनीमिया है, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया है, अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज है। ये सारे हमने डिस्कस करने हैं। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, नर्मोसिटिक अनीमियाज होते हैं, ठीक है जी। अब इधर देखें, मिसाल के तौर पे अगर प्लेटलेट्स का लेवल ना बन पाए, तो मतलब मेगा कैरियोसाइट अगर काम ना करे, तो उससे ये फ्रेगमेंट नहीं आएंगे। अगर ये नहीं आएंगे तो इसका लेवल बॉडी में क्या हो जाएगा, कम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगी। कौन सी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो फिर अगर ब्लीडिंग होगी तो वो रुक नहीं पाएगी, सो देयर विल बी लॉस ऑफ ब्लड इन द बॉडी। तो खून का ज्यादा जाया होना, इसका एक वजह यह है कि प्लेटलेट्स लेवल प्रॉपर काम नहीं कर रहे, दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बट कभी कभार बॉडी में एबनॉर्मली क्लाट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, क्लाट्स बनते हैं, मतलब खून के लोथड़े बनते हैं जो नहीं बनने चाहिए। इसकी वजह यह है कि प्लेटलेट का लेवल बॉडी में, तो इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है प्लेटलेट का लेवल ज्यादा बनना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है इसका लेवल कम बनना, ठीक है जी। जब ज्यादा बनेगी तो थ्रोम्बोसिस होगी, थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल वेसल थ्रोम्बोसिस। तो सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक हो सकता है, इंजाइना हो सकती है, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन अगर ये कम हो जाए तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ये सेल कम पड़ जाए, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली विच सेल, WBC, तो फाइटिंग मैकेनिज्म जरासीम के खिलाफ कमजोर पड़ जाएगी, तो रिकरेंट इन्फेक्शन होगी। क्या होगी, रिकरेंट इन्फेक्शन होगी। बट अगर इसका लेवल अनरेगुलेट हो जाए, क्या हो जाए, अब बात सुनने वाली, अनरेगुलेट हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए और ओवर प्रोलिफरेट हो जाए, हद से ज्यादा हो जाए बट अनरेगुलेट फैशन पे हो और अनकंट्रोल हो, सो दैट इज नॉर्मल और इबनॉर्मल। तो ऐसा ग्रोथ जो अनकंट्रोल हो, अनरेगुलेट हो, ओवर प्रोलिफरेट हो, ये कैंसर है कि नहीं। तो अगर WBC का लेवल इतना ज्यादा हो जाए कि ये कैंसर तक जाए, तो उस कैंसर का नाम होगा ल्यूकीमिया। क्या है, ल्यूकीमिया है। तो ल्यूकीमिया इज अ कैंसर ऑफ ब्लड, ल्यूकीमिया इज अ कैंसर ऑफ बोन मेरो। बट बोन मेरो के अंदर तो RBC बनते हैं कि नहीं, बोन मेरो में प्लेटलेट्स बनते हैं कि नहीं, लेकिन बोन मेरो में WBC। लेकिन ऐसा कैंसर जिसमें मेन प्रॉब्लम स्पेसिफिकली किसमें हो, WBC, उसको फिर हम क्या कहते हैं, ये ल्यूकीमिया है। क्या है, ल्यूकीमिया है। अब गौर से सुने, ऐसा ल्यूकीमिया जो इमेच्योर सेल से आए, किससे, इसको अक्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्यूट। और जो क्रोनिक से आ जाए तो उसको हम साइट, साइट का मतलब क्रोनिक होता है। मेच्योर क्या होता है, साइट है कि ब्लास्ट है, साइट है वो क्रोनिक है, ब्लास्ट क्या है, इमेच्योर है, तो उसको हम अक्यूट कहते हैं। मैं एक दफा सिर्फ लास्ट में आप लोग का एक माइंड बना रहा हूँ। अभी तो हम हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे तो आप लोग और मजा आएगा कि हेमाटोलॉजी क्या चीज़ है। पहले बेस बन गया है कि आप लोगों ने ये समझना है कि हमने सिस्टम में जाना कैसे है। सिस्टम में जाने के लिए रास्ता बनाओ तो रास्ते पे चलना आसान है। अब इधर देखें, एक सवाल है आप लोगों से, क्या इस बोन मेरो के अंदर कैंसर है, तो उस कैंसर का नाम हम ल्यूकीमिया रखेंगे कि नहीं।
क्या रखेंगे? ल्यूकीमिया। लेकिन बोन मेरो बायोप्सी ने यह बता दिया कि वो जो कैंसर निकला है वो लिम्फॉइड सीरीज से निकला है। कौन सा? लिम्फॉइड। तो लिम्फॉइड ल्यूकीमिया है कि माइलॉइड है? लिम्फॉइड है। और ये बोन मेरो बायोप्सी बता रहे। कौन बता रहे? बोन मेरो। ल्यूकीमिया है, लेकिन कहाँ से है? माइलॉइड से है या लिम्फॉइड से है? उसने कहा भाई लिम्फॉइड से है, तो क्या है? लिम्फॉइड ल्यूकीमिया है। फिर वो ये बता रहे कि जो कैंसर निकला वो किस सेल से है? ब्लास्ट से। लिम्फोब्लास्ट से है। तो एक्यूट है कि क्रोनिक है? इसको हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया पर कहते हैं। इसका नाम क्या बन गया? ALL है। क्या है? ALL, जो 20 साल से कम उम्र बच्चों में ज्यादा कॉमन है, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन पीडियाट्रिक एजेस। तो जिस बच्चों में ब्लड कैंसर होते हैं और इनकी उम्र 18 साल से कम होती है, उसमें 95% ALL कैंसर होता है। कौन सा? ALL कैंसर होता है। डन हो गया। अब इधर देखें, एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, अगर इस बोन मेरो से कैंसर आए तो ल्यूकीमिया है कि नहीं है? सारे बोले ल्यूकीमिया है। क्या है? ल्यूकीमिया है। लेकिन अगर वो सीरीज कौन सा है? तो लिम्फॉइड ल्यूकीमिया है। लेकिन इधर से आए, या बी लिम्फो किससे और या T लिम्फोसाइट, लेकिन इसमें 90% रोल कौन सा होता है? बी सेल। इससे कम आता है। ज्यादा किधर से आता है? बी। लेकिन ब्लास्ट से आएगा कि साइड से? तो क्रोनिक है कि एक्यूट? इसको CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया कहते हैं। समझ रहे कि नहीं? ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, ये क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है। समझ रहे कि नहीं? द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द ब्लड इन ओल्डर पीपल आफ्टर द एज ऑफ 50, दैट इज CLL। वो क्या है? CLL है। ये बड़ों के अंदर सबसे कॉमन है। तो हमने पढ़ेंगे तो आप लोग को एक चुटकी में MCQs देखते ही पता चलेगा कि हम ALL पढ़ रहे हैं कि हम CLL पढ़ रहे हैं। मतलब इसका तरीका समझाऊंगा, पंच लाइन समझाऊंगा। बात वही है कि आप लोगों ने इसको कैच करना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब देखें, एक कैंसर निकले, सारे बोले इस जगह से, तो ल्यूकीमिया है कि नहीं है? ल्यूकीमिया तो है। लेकिन वो कैंसर जो ल्यूकीमिया है वो हमने देख लिया। गौर से सुने, ल्यूकीमिया का मतलब WBC का इशू है कि RBC का? इसका मतलब ये तो हम देखेंगे नहीं। समझ रहे कि नहीं? ल्यूकीमिया का मतलब WBC है कि प्लेटलेट से? WBC। इसको भी नहीं देखेंगे। तो अगर ल्यूकीमिया है बट उसके अंदर ये पता चला कि वो किस तरह से आया है? माइलॉइड से, तो माइलॉइड ल्यूकीमिया होगा कि नहीं? अब ये आगे देखना है कि ब्लास्ट से है या साइड से है। अगर ब्लास्ट से है तो एक्यूट है, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया है। लेकिन अगर इधर से कैंसर है तो ऐसो क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया, जिसको हम CML कहते हैं। क्या कहते हैं? CML कहते हैं। तो और से सुने, जो ब्लड कैंसर होते हैं जो बोन मेरो से आते हैं, उनमें एक का नाम क्या है? ALL और एक का नाम CLL है। एक क्या है? AML और एक CML है और एक मल्टीपल माइलोमा है। These are the 5 types of cancers in the bone marrow, and that is must be remembered for exam, must be remembered to work in the hospital, because these patients came in the hospital, तो we should interpret the results कि उसको कैंसर कहाँ से है, किस तरीके से है। तो देखिए, एक बंदे को कैंसर तो है बट वो कहाँ से आया है, किस सेल से आया है, उसके लिए हमें बोन मेरो देखना है कि नहीं। तो ऑल ब्लड कैंसर डायग्नोज बाय बोन मेरो बायोप्सी। जब तक बायोप्सी नहीं करेंगे तो हम ब्लड कैंसर को डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। डन हो गया कि नहीं? इसके बाद लेके रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड सेल, एक छोटा सा 5 मिनट का ये भी कवर करते हैं कि रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड सेल सिंथेसिस, कि अगर ब्लड सेल बन रहे तो लेके इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो हेडिंग दे दे, रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड सेल सिंथेसिस, ब्लड सेल सिंथेसिस। ठीक है जी, इनकी रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड सेल सिंथेसिस। गौर से सुने, जब ब्लड सेल की सिंथेसिस होती है तो कहाँ पे होगी? बोन मेरो में। तो बोन मेरो को कुछ चीज़ें चाहिए होती है जिस पर वो ब्लड सेल बनाए। तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट लेके आयरन। क्या है? आयरन है। आयरन के बगैर हम ब्लड सेल नहीं बना सकते। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो भाई बॉडी को आपने ग़िज़ा के अंदर क्या देना है? आयरन देना है। आयरन नहीं आएगी तो ब्लड सेल पे असर पड़ेगा। तो लेकिन एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन, किसके लिए? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर, हीम पार्ट के अंदर क्या है? आयरन है। तो अगर आप जिस्म में आयरन नहीं अंदर करेंगे तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा, RBC भी नहीं बनेगा, तो अनीमिया हो सकता है कि नहीं? इसलिए तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। तो यहाँ पे लेके एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन, एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को अगर आयरन मिलता है तो इट विल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारे फेफड़ों से जिस्म के अदर हिस्सों में ऑक्सीजन को कैरी करना ये किसका काम है? हीमोग्लोबिन
बट हीमोग्लोबिन को काम करने के लिए क्या चाहिए, आयरन चाहिए होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे लिखे इट हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन, ये किस में काम करेगी, इट हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन, कि इसने ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करनी है, ठीक है जी। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं कि इट्स, इसको स्टार भी करें, इट्स एक्टिव फॉर्म, इट्स एक्टिव फॉर्म जो है इज Fe+2 होता है। क्या होता है, Fe+2। Fe इज द सिंबल फॉर आयरन। जैसे हम K+ पोटाशियम देते हैं, Ca+ कैल्शियम लेते हैं, Mg+ मैग्नीशियम होता है, इसी तरह Na+ सोडियम होता है। तो Fe+ क्या होता है, आयरन, लेकिन इसका एक्टिव फॉर्म कौन सा है, Fe+2, जिसको हम कहते हैं फेरस आयरन। कौन सा, फेरस आयरन होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास हीमोग्लोबिन है, देखिए दैट इज RBC बाइकनकेव शेप, और ये हीमोग्लोबिन है, दैट इज हीमोग्लोबिन, बट इसमें आयरन जो है Fe+2 की बजाय क्या है, Fe+3, दैट इज नॉन फंक्शनल आयरन। ये अब काम के काबिल नहीं है, तो ये आयरन हीमोग्लोबिन को काम करने नहीं देगी। आयरन तो है बट फिर भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगी, बिकॉज दैट इज फंक्शनली इनएक्टिव आयरन है। इसको फेरिक आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरिक आयरन कहते हैं। ऊपर वाले का नाम क्या था, फेरिस आयरन है, और ये क्या है, फेरिक आयरन है, ठीक है। सो फेरिक आयरन इज नॉन फंक्शनल एंड दैट इज इनएक्टिव। तो ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन Fe+2 की बजाय किस शक्ल में आ जाए, Fe+3, जिसको हम कहते हैं मिथ हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, मिथ हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड मिथ हीमोग्लोबिन। वी विल डिस्कस दिस कंडीशन एज वेल। और इस मिथ हीमोग्लोबिन का ब्लड में होना मिथ हीमोग्लोबिनीमिया। क्या कहते हैं, मिथ हीमोग्लोबिनीमिया। इट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर वेयर आयरन इन हीमोग्लोबिन रिप्लेस्ड बाय फेरिक फॉर्म। कौन सा, फेरिक फॉर्म है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर इसके बाद तो आप लोगों ने एक चीज़ ये सीखी कि जब हम ब्लड सेल बना रहे होते हैं तो ब्लड सेल को बनाने के लिए फेरस फॉर्म में क्या चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है। आयरन नहीं है तो बोन मैरो ब्लड सेल नहीं बनाएगी, खास तौर पे इससे RBC मुतासर होती है। कौन सी, RBC। फिर इसके बाद देखिए फोलिक एसिड, क्या चाहिए, फोलिक एसिड। विटामिन कौन से होते हैं, B9, और यहाँ पे लेके एंड कोबालामीन। क्या चाहिए, कोबालामीन। विटामिन B12, ये दो याद रखें, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। अब देखिए यहाँ पे लिखे it is these are crucial, these are crucial for cell synthesis because required for DNA synthesis। क्या बना रहे, DNA सिंथेसिस। न्यूक्लियोटाइड्स का नाम सुना है, वो बनाते हैं DNA सिंथेसिस एंड हेल्प इन मैच्योरेशन, हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ RBC। और सुने, देखिए यहाँ पे मैंने एक बात बताई है कि अगर एक सेल है और उसने बनना है तो सेल की बनावट के लिए हमें जो दो विटामिन चाहिए, एक फोलिक एसिड है और एक कोबालामीन है, और ये RBC को इमेच्योर से क्या करती हैं, मैच्योर भी बनाती हैं। अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग हो, एक फोलिक एसिड है या विटामिन B12 है, तो फिर RBC इमेच्योर से मैच्योर नहीं होगी, और इमेच्योर RBC में कभी भी हीमोग्लोबिन नहीं होती। पेशेंट विल डेवलप अनीमिया। क्या होगी, अनीमिया होगी। और उस अनीमिया के अंदर MCV का नाम सुने कि नहीं, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 100 से ज़्यादा होती है, तो मैक्रोसाइटिक अनीमिया होती है। कौन सी, मैक्रोसाइटिक। वो हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, समझ आएगी। लेकिन अब ये जो दोनों विटामिन है, और से सुने, फोलिक एसिड सबसे ज़्यादा जो मौजूद होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर, जैसे सब्जी के अंदर होता है, और इसका काफ़ी हद तक जो हिस्सा है वो एनिमल सोर्स जैसे मीट वगैरह, चिकन वगैरह, इसके अंदर भी होता है। लेकिन जो विटामिन B12 है, इसको सिर्फ और सिर्फ याद रखें, हमने किस तरह मीट से लेना है, एनिमल से लेना है। दिस इज द ओनली विटामिन हैविंग नो प्लांट सोर्स। ये भी सिक्यूज में आता है कि अगर एक पेशेंट है, उसको एक विटामिन की कमी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, बट दैट पर्सन इज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। क्या है,
स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, मिसाल के तौर पे वो वेजिटेबल खाता है लेकिन मीट नहीं खाता, तो उसको कौन सा विटामिन नहीं मिलेगा? B12। तो B12 डिफिशिएंसी कराता है। तो विटामिन B12 का एक MCQs आता है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सोर्स एंड दैट इज मीट। ये किसके अंदर है? मीट के अंदर है, इसका कोई प्लांट सोर्स नहीं होता है। लेकिन फोलिक एसिड, विटामिन B12 एंड आयरन, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं, दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर द बोन मैरो टू प्रोड्यूस इनफ ब्लड सेल। अगर ये तीन चीज़ें बोन मैरो को नहीं मिलेगी तो जो इफेक्टिव ब्लड सेल की प्रोडक्शन है वो प्रोसेस नहीं चलेगी। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इंशाल्लाह इसको फिर आगे हम कैरी ऑन करेंगे। अभी आगे थोड़ा सा हम स्पीड अप करेंगे, लेकिन आज बेस बनाए हैं कि इस चीज़ों का मतलब क्या है, और अभी एक रोड मैप बन गया है, आप लोग गढ़ जाएंगे, इस पर काम करेंगे, इसको देखेंगे, एक दूसरे को आप लोगों ने सुनाना भी है कि क्या है और सर ने आज हमें क्या पढ़ाया है। ठीक है, अभी 20 मिनट्स का ब्रेक करें, इसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं। ठीक है जी, ओके।